फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पे हम देख रहे हैं वीडियो 1962 इंडिया चाइना वॉर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जो इतनी वैरायटी फुल होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए, जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं, उसी तरह चाइना में रहने वाले को साइनो कहते हैं। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हुआ था। उसमें कई गलतियां थी। पहली की जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि चाइना युद्ध नहीं करेगा। अब चाइना फुल टू प्लान में था युद्ध करने का, ये युद्ध टाल रहे थे। और ये युद्ध की घोषणा जानते हैं कहाँ की? नेपाल में जाके, क्योंकि काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरे तो मीडिया वालों ने पूछा कि चीनी सेना आपके यहाँ घुस गई है, आप क्या कहेंगे? तो ये कह रहे हैं काठमांडू में रह के कि मैंने आदेश दिया है कि चीनियों को खदेड़ दो। अब चाइना तो चाह ही रहा था कि आप कोई गलती करिए, और नेपाल में है। आप खुद सोचिए कि आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है कि आपके देश पर हमला होने वाला है, उस समय आप नेपाल में हैं। और कृष्णा मेनन उस समय लंदन में थे। हद है भाई, रक्षा मंत्री लंदन में है, प्रधानमंत्री नेपाल में। युद्ध होगा ही, थोप दिया उसने। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी उस समय, कहीं ना कहीं तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू अपने रिटायरमेंट के एज में आ रहे थे, और वो चाहते थे एक विश्व शांति का एक संदेशवाहक बनकर यूएनओ के महासचिव बन जाए, जैसे अभी जो त्रिवेली ये आपके एंटोनियो गुटेरस, तो उस समय चाहते थे। कहीं ना कहीं इनकी एक महत्वाकांक्षी भूमिका थी। और गुट निरपेक्ष के संगठन के संस्थापक रहे थे, ये थे इनके समकक्ष कर्नल नासिर थे, अहमद सुकार्नो और कर्नल मार्शल टीटो, ये लोग थे। तो ये अपने आप की पहचान एक विश्व के बड़े नेता के रूप में करना चाहते थे। इस वजह ये शांत रह रहे थे। और एक इनकी मजबूरी भी थी कि हम लोग हाल ही फिलहाल में आज़ाद हुए थे, इकोनॉमी नाम की चीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था। तो एक ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इनका भी सोचना एक ठीक था कि नहीं, चाइना से हमें युद्ध टालना है। तो भाई साहब, टालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चढ़ आएगा तो हमको जवाब भी नहीं देना है। और आग में तो घी का काम किए थे हमारे ये भाई साहब। ये देखिए, कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री उस समय के, इनको कोई मतलब नहीं था। पहला जीप घोटाला इन्हीं के समय में हुआ था। इन्होंने कहा कि एयरफोर्स और नेवी को तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया। एयरफोर्स ने कहा कि अगर आप एयरफोर्स आगे बढ़ेगी, नेवी आगे बढ़ेगी तो युद्ध बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिससे समस्या आने लगेगी। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप न लिया जाए। तो आप बताइए ना, यहाँ पर तो क्या फायदा हुआ हम लोग को अक्साई चीन गंवाने का? उतना बड़ा एरिया चले गए लोग। उस समय हमारी एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से ज्यादा पावरफुल थी। उस समय चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो हिमालय पार करके आ जाता। और हिमालय जब वो तिब्बत पार करेगा, हिमालय पार करेगा, तब वो लद्दाख में घुसेगा। और हम लोग की एयरफोर्स तो आज भी दौलत बेग ओल्डी में जा सकती है सब। उस वक्त भी हम लोग के पास वो अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने उड़ने ही नहीं दिया। नेवी उस समय इतना बढ़िया रोल प्ले करती। अगर इंडियन नेवी को आदेश दिया गया रहता तो इंडियन नेवी जो है ये मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट को यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर देती। ये एरिया अगर ब्लॉक हो गया तो चाइना का पेट्रोल इधर ही से जाता है, व्यापार इधर से ही जाता है। चाइना मजबूर होकर ये एरिया से उसको निकलना था, लेकिन क्या करेंगे, ये लोग नेवी को आदेश ही नहीं दिया। और हमारी नेवी उस समय बहुत ही पावरफुल थी। इसके अलावा गलतियों पे गलती, सीरीज गलती कर दिए लोग। चाइना एक और लद्दाख के एरिया में हम लोग युद्ध झेल रहे थे, एक और अरुणाचल प्रदेश में झेल रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना ने कब्जा कर लिया था, और बाद में उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में आकर अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा वापस वहां पे गए थे सर। और उसे कहता है दक्षिणी तिब्बत। तिब्बत तो खुद कब्जा किया है 1959 में, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है दक्षिणी तिब्बत कहता है। तो यहाँ सीरीज में गलतियां की गई। देखिए, इम्यूनेशन जो थे, गोला बारूद हथियार, वो घट गए थे। आप बताइए, फौजियों के पास 200-250 गोलियां थी सर। 200-250 गोली फौजी क्या करेंगे सर? उस समय गोली घट गई थी, जबकि 200-250 गोली तो आदमी रैपिड फायर कर देता है। तो वो उस समय का हालात था। लेकिन अभी देखेंगे तो गोलियों की कोई कमी नहीं है। वो 1962 था। अभी भारतीय सेना को एमुनेशन की कोई कमी नहीं है। पीछे से इसकी सप्लाई लाइन में कहीं नहीं रोका गया है। अब एमुनेशन की कभी कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि एमुनेशन की हमारे खुद के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है सब, जो पीछे सप्लाई लाइन है। 1962 वाली स्थिति तो होने नहीं देंगे। देख लीजिए, अभी गोली की कोई कमी नहीं देगी। जो खाने के भले कमी हो सकती है, लेकिन अब कोई कहते कि गोलियों की कमी होगी, तो गोलियों की कमी नहीं होने वाली है।
1962 में जब हमारे फौजियों के लिए गोलियां घट गई थी, तो वो बंदूक के आगे जो बैनेट लगा होता है, जिसे हम संगीन कहते हैं, ये बैनेट से लड़ाई लड़ रहे थे सब। सोचिए वहां चाइनीज सब धड़ाधड़ पहुंच रहे थे सब, उनकी डिविजन्स की फौज पहुंच गई थी और हमारी फौज को पहुंचने में काफी समस्या आ रही थी। इसके अलावा जो हमारी फौज झेल रही थी वो बैकअप सपोर्ट को, चाइना के पास आर्टिलरी का बैकअप सपोर्ट बहुत बड़ा था, उनके पास टैंक और तोप पीछे से आर्टिलरी सपोर्ट कर रही थी, और हम लोग के पास आर्टिलरी सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। और उस समय जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार ठहरे थे। अब इनकी एक खराबी क्या थी, लेफ्टिनेंट जो जनरल थे उनको रिपोर्ट किसको करना चाहिए, जनरल को, कि क्या समस्या है, तो डायरेक्ट नेहरू को करते थे। तो एक लैक हो रहा था बीच में, जो अब नहीं देखा जाता है। हाल सोचिए 1962 का क्या था कि जब वो गए थे अरुणाचल प्रदेश स्थिति को देखने के लिए, तो वहां देखे कि सैनिक सब बर्फ में धंसे हैं सब, तो वो कहे कि मेरी तबीयत गड़बड़ है, हम जा रहे हैं दिल्ली इलाज करने, और आप लोग जब तक स्थिति को संभालिए। वहां हमारे ब्रिगेडियर किडनैप हो गए थे गोली खत्म होने की वजह से। और भाई अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप एम्स में ना एडमिट होइएगा, वहां से आए अरुणाचल प्रदेश में और अपने घर चले गए। लेकिन अभी देखेंगे तो स्थिति उल्टी है। अभी पूरी हमारे वहां से थल सेना प्रमुख भी गए हैं, वायु सेना प्रमुख का भी दौरा चल रहा है, सीडीएस की पूरी जिम्मेदारी है। वहां खुद मोदी जी भी गए बॉर्डर पर साइड पे देखते हुए। वहां पर हम लोगों ने भीष्म टैंक को तैयार कर दिया, अभी बफोर्स को पूरा बैकअप में रख दिया गया कि इस बार हम इस बार युद्धक प्रयास में है कि भाई तुम शुरुआत करो, अब हम नहीं छोड़ेंगे। आप इसका देखें भी, जो हम लोग का जून में जो घटना हुआ था 15 जून की मिड रात में, तो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। हम लोग ने चाइना का उस समय 40 से ज्यादा जवानों को मार दिए थे। चाइना ने भले नहीं बताया तो उसका मतलब नहीं, लेकिन अभी हमारी तैयारियां सही चल रही है। 62 युद्ध की जो हमसे सबसे खतरनाक भारत से गलती हुई थी, वो उसके साजो सामान की। हमारे पास ठंड में रहने के लिए इस तरह के कपड़े चाहिए नहीं थे, सामान्य वर्दियां थी। हमारे पास जूते चाहिए थे, आर्मी के बूट प्रोफेशनल, जबकि हमारे पास कैनवास का शूज था जो कपड़े के होते हैं। अब सोचिए इसमें बर्फ में हमारे सैनिक, ठंड से कई सैनिक शहीद हो गए साहब। उनके पास सोने के लिए टेंट नहीं था, वो पेड़ के नीचे सोया करते थे लोग। अब बताइए इन लोग के पास कपड़ा नहीं था 1962 में, और चाइना को ये बात बखूबी पता थी कि भारत की स्थिति क्या है उस वक्त, इसलिए वो चाइना ने जानबूझ के अटैक किया। अब नेहरू जो थे वो डिफेंसिव मोड में थे। उस वक्त हम लोग के सामने एक मजबूरी भी थी, हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे सेना के पास साजो सामान की अब कोई कमी नहीं है, और बर्फ में लड़ने की तो एक अच्छा सा हम लोगों ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में और 99 में कारगिल में तो अच्छा खासा प्रयास कर लिया है। और अभी आर्मी के पास उस समय जो टेंट की कमी देख रही थी, अब टेंट की कोई कमी नहीं है। आप अगर एनसीसी किए होंगे या फिर आर्मी में गए होंगे तो इस तरह के टेंट आप लगाए होंगे। ये टेंट 10 से 15 मिनट में लग जाते हैं, इसके पार्ट बाई पार्ट आते हैं, खुल के लग जाते हैं सब। ये टेंट लगा सकते हैं, और ठंड के दिन में लगाने के लिए एक स्पेशल टाइप का टेंट है, ये किसी भी तरह के ठंड को अंदर आने नहीं देता है। और उस समय हमारी जो सप्लाई लाइन काट दी गई थी चाइनीज आर्टिलरी की वजह से, तो हमारे सैनिकों के पास खाना नहीं पहुंच गया था। वो बेचारे भूखे पेट कैसे लड़ सकते हैं। वो भी एक कहावत भी कहा जाता है कि सेना कितना आगे जाएगी ये उसके डिपेंड करता है पेट में कितना अनाज है। तो अभी क्या है कि हर बटालियन के पास अपनी जो पर्सनल कुक और सप्लाई लाइन है वो उसको एनफ रखा जा रहा है कि भाई अगर हम लोग के पास अगर कहीं कनेक्शन कट भी जाता है तो कम से कम खाने का कनेक्शन ना कटे। और खाने को भी हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं अब आर्मी में, कि कहाँ कैसा माहौल है उस हिसाब से खाने को बढ़िया दिया जाए। हालांकि देखेंगे तो अभी चाइनीज मीडिया ने कहा था कि भारतीय सेना को खाना नहीं मिल पाता है। अजब हाल है, भारतीय सेना को खाना नहीं मिलता है। कभी किसी पंजाबी से मिलिए, वो बिना घी या लस्सी या छाछ के पीवे नहीं करेगा। सोचिए जितना तो 3 टाइम खाता है और उतना नाश्ता कर जाएगा सब। अब इसको लगता है खाना नहीं मिलेगा। हालांकि एक बार हम लोग इसका खामियाजा भुगते थे। लोग कब भुगते थे? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी फौज जो थी ना वो लड़ रही थी जापान वार में, तो हम लोग तो गुलाम थे। अब ब्रिटिशर्स हमको ले गए थे, तो हमारी फौज जो थी आसाम रेजिमेंट जा रही थी तो जापान वार में। तो जापान ने क्या किया ना, इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन काट दिया। अब सप्लाई लाइन काट देने से अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनके पास जो स्टोर में था, तो हमेशा सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना चाहिए। तो उस युद्ध में क्या हुआ, एक बदरू राम थे, एक सिपाही थे बदरू राम, जापान वार में शहीद हो गए। तो मर गए जापान युद्ध में बदरू राम, लेकिन जो उसका रेजिमेंट की डिपार्टमेंट का काम था उसको नाम काट देना चाहिए ना कि हमारा एक जवान शहीद हो गया, तो नाम नहीं काटा। अब जब नाम नहीं काटा तो जो सप्लाई आती थी वो अनाज की हर इंसान के हिसाब से आता है कि भाई कितना अनाज चाहिए, तो उतना अनाज आता था। अब बदरू राम शहीद हो गए थे, उसका अनाज आ ही रहा था, पीछे से आ रहा था। और इसी भी जापानियों ने क्या किया, सप्लाई लाइन काट दिया, तो जो खाना था वो तो सप्लाई आ ही नहीं पाई। अब ये लोग भूखे रह गए। तो जब गोदाम देखा गया खाने का कहाँ है, तो उसमें देखा गया कि बहुत अच्छा अभी 1-2 हफ्ता का अनाज बचा हुआ है। वो अनाज किसका था? वो बदरू राम का हिस्सा था, वो बार बार वहीं बच जा रहा था, तो उससे खाना किया गया। फिर उसके बाद से युद्ध करके सप्लाई लाइन खोली गई, बाद में इंडिया आर्मी आगे बढ़ी थी। तो ये असम रेजिमेंट का गाना भी है,
है बदरूराम का बदन जमी के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। तो ये असम रेजिमेंट का है। तो खाना नहीं रुकना चाहिए सप्लाई लाइन को लिए। तो सप्लाई लाइन भी अभी देख रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से इंडियन नेवी एयरफोर्स सब वहां पहुंची है सप्लाई लाइन के लिए। आप सोचिए 1962 में हम लोग की स्थिति कितनी खराब थी। हम लोगों ने जानबूझ के अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के एरिया में सड़कें नहीं बनाई थी, इस तरह की सड़कें नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या पैसे नहीं थे या टेक्नोलॉजी नहीं थी, गलत बात है। उस समय हमारी सोच ये थी, सोचिए कि अगर हम सड़क बना लेंगे ना तो चाइना युद्ध करेगा तो उसको आने में आसानी होगी, उससे अच्छा सड़कें मत बनाओ, चाइना घुस नहीं पाएगा। हद है भैया यहाँ पर, उस समय की स्थिति सोचिए। और अभी चाइना से जो मेन विवाद शुरू हुआ है ना वो सब कुछ लेके इस सड़क को लेकर हुआ है। जब से गवर्नमेंट जो है बीआरओ को पावर दिया हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एकदम चीन के बॉर्डर एरिया तक अपनी सड़क को बनाते जा रहा है। मेन कलेश तो इस सड़क को ही लेके हुआ था। अब जब विवाद हो गया सड़कें को लेकर तो सड़क रुकेगी क्यों? अब तो पूरे इंडिया में सड़क को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हर जगह सड़क बनाना है। और ये जो नेपाल ने जो बोला था काला पानी के लिए, वो भी तो विवाद सड़क को ही लेके हुआ था। यहाँ नया सड़क की उद्घाटन में पहुंच गए थे राजनाथ सिंह, जिस वजह से वो नया विवाद खड़ा कर दिया था। तो उस समय की ये भी गलती थी। अब ऐसी समस्या नहीं है। अब आप खुद देखिए ना कि जो गलवान के एरिया में जहां विवाद हुआ है, वहां स्पांगुर लेक के एरिया में उसके पीछे जो स्ट्रिप्स है वहां पर हमारी आर्टिलरी गन्स वहां पहुंच गई हैं, सड़क अच्छे होने की वजह से ही, तभी तो वहां आराम से पहुंच चुके हैं सर। और एयरफोर्स भी सड़क के टूटने की स्थिति में एयरफोर्स भी बैकअप में है, वो अपनी रसद सामग्री को पहुंचाने के लिए। अभी जो चाइना से विवाद चल रहा है वो मेन शुरुआत इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुआ था, जो उस समय बहुत ज्यादा कमजोर था। जबकि अभी देखेंगे तो हमारी पूरी आर्मी पूरी तरह से तैयार है कि भैया तुम रहो, हम देखते हैं तुम्हारा। हमारी आर्मी की 25,000 फौज महज 15 किलोमीटर पीछे खड़ी हुई है कि आप बस आदेश दीजिए, हम लोग आधा घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। उधर चाइना भी रेडी खड़ा हुआ है, तो हम लोग भी खड़े हैं। तो 62 की स्थिति नहीं है। हमारे जो सेना अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि इस बार चाइना को हमारी सेना के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। हर भारतीय का खून खौला हुआ है कि 1962 का ससुरा हम लोग बदला लेके रहेंगे। और हमारी इसके आर्मी के साथ पैरेलल में खड़ी है हमारी नेवी। नेवी तो एकदम मूड बनाई हुई है। नेवी ने अपने विमानों को दक्षिणी चीन सागर में भेज भी दिया। चाइना ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, उसके बावजूद भेज दिया है कि अभी भाई अगर युद्ध हो गया तो हमें जाना नहीं पड़ेगा, पहले ही वहां हम लोग पहुंचे रहेंगे। और चाइना जो था वो हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेजा था। चाइना भी बहुत होशियार है, वो हिंद महासागर में सोचा कि पनडुब्बियां भेज देंगे तो भारत डर जाएगा, तो कहा कि कोई बात नहीं भाई आप यहाँ भेजिए। चाइना की जो पनडुब्बियां थी यहाँ पे मलेशिया, यहाँ पे मालदीव के पास या फिर पाकिस्तान या हिंद महासागर में, तो हमारा जो नेवी का विमान है P-8I पोसाइडन जो है, ये पनडुब्बी हंटर इसे बोलते हैं, सबमरीन हंटर, इसने डिटेक्ट कर लिया। अब चाइना परेशान है यार, हम पनडुब्बी इसीलिए यूज करते हैं कि कोई उसको देखेगा नहीं, ये पानी के अंदर घुस जाती है। फायदा क्या, जब हमारे विमानों ने उन्हें ट्रैक कर लिया। तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए। और P-8I से समझौता हो ही गया है। और एयरफोर्स तो भाई अपने राफाल को पहुंचा दिया है, एंटी एयरफील्ड वहां गन लगा के रख दिए गए हैं। इस बार हर तरह से धोना है। और नेवी की रोल इस बार महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि नीचे से चाइना का जो ऑयल शिपिंग लाइन है, मर्चेंट लाइन है, उसको काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग नहीं धोएंगे ना तो फिर वो आगे बढ़ते जाएगा। उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी हो गई है चाइना की। देखिए इस बार के युद्ध अगर होता है तो चाइना को भारत के राष्ट्रवाद का भी सामना करना पड़ेगा। खुद इससे परेशान है चाइना की जो ग्लोबल मीडिया, उसकी ग्लोबल टाइम्स, वो खुद कह रही कि भारत जो है अभी राष्ट्रवाद के आड़ में आके ऐसी हरकतें कर रहा है। तो भाई राष्ट्रवाद कोई गलत चीज थोड़ी है, हमेशा आपकी दादागिरी तो नहीं चलेगी। और इस बार मोदी जी के भी गवर्नमेंट से दो पॉलिसीज आई है कि एक तो इनका है कि भैया हम पीछे नहीं हटने वाले हैं जो भी होगा, और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनकी मेजोरिटी की सरकार है, मतलब सरकार गिरने का कोई झमेला नहीं है। मेजोरिटी का है, डिसीजन भी ले सकते हैं। वैसे भी एक दूसरे का सुनते कहाँ है, जो भी डिसीजन लेना रहता है अपने लेना रहता है इनको। आके बोल देंगे कल नोट बंद हो जाएगा, कल को आके क्या बोलेंगे कोई नहीं पता है। तो चाइना को भी इस बात पता है कि अब की जो सरकार है वो डिफेंसिव नहीं है, खास करके बॉर्डर इश्यूज को लेकर। लेकिन हमेशा कहीं ना कुछ गलती भी हो जाती है। चाइना के सामने ये लग रहा है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है और भारत की इकोनॉमी छोटी है। तो चाइना को नहीं भूलना चाहिए कि हम वही हिंदुस्तानी हैं लोग जिन्होंने धूल चटाए थे लोग, तुमको घुस के 15 जून की रात को मत भूलना। और चाइना परेशान इस कदर है भारत से कि वो सिख रेजिमेंट के फौजियों की गिनती करा रहा है कि वहाँ कितने पंजाबी सिख रेजिमेंट वाले हैं सब। चाइना के सब नाटू नाटू होता है, सब कराटा वराटा भाजता है सब। हमारे यहाँ वाई गुरु की जय, सत श्री अकाल। 6-6 फीट वाला पंजाबी सरदार लोग दू को कांख में पकड़ लेगा तो हिल डुल नहीं पाएगा। अभी चाइना अपने स्पेशल यूनिट लगा के रखा है कि कितने सिख वहां तैनात है सब। अब भाई ये लोग की बात क्या पूछना है, ये लोग 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करते हैं ये लोग, इन लोग से क्या टकराना है। बहुत अच्छा भाई, सैल्यूट करते हैं, सत श्री अकाल, वाई गुरु की जय। धो के आइए भाई। हमारी इंडियन
रेजिमेंट की, हमारी आर्मी की हर एक रेजिमेंट अच्छी है, लेकिन खुद सोचिए कि अगर कोई दुश्मन देश आपके रेजिमेंट के बारे में नजर रख रहा है, इसका मतलब वो कितना खासा डरा हुआ है आपसे, और ये डर जरूरी भी है उसको। चाइना एक तरह से देखेंगे तो ग्लोबली वो घिरता जा रहा है, पूरी दुनिया अभी चाइना को देखना नहीं चाहिए, अभी पूरी दुनिया का। लेकिन चाइना के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसकी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है, बना लिया है, और हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी चौपट हो गई है, जिसका कोई हद नहीं, इकोनॉमी को तो एकदम ध्वस्त कर दिया गया हमारे यहाँ पे। अब खुद सोचिए ना, कितना अजीब बात है कि चाइना के नेतृत्व में बनाया गया AIIB बैंक जो था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक है, ये बीजिंग का ये बैंक, ये बेसिकली चाइना नहीं इसका मेन है। हालांकि भारत की भी इसमें हिस्सेदारी लगभग 6% है, लेकिन ज्यादातर स्टेक होल्डर इसका चाइना है। इसे कहा भी जाता है चाइनीज वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। भारत ने इसमें दो खेप करके लगभग 9,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। अब सोचिए, जिस चाइना से हम मुकाबला करने जा रहे हैं, उसी के नेतृत्व वाले बैंक से ले रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी गिर रही है। और ये आज से नहीं गिर रही है, इसका जो सिलसिला चल रहा है वो काफी पुराना चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कोरोना की वजह से इकोनॉमी गिर गई। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चौपट थी कि 3 महीने के लॉकडाउन में बर्बाद हो गई? खुद सोचिए, कहा जाता है कि एक देश को लगभग 2 साल तक के लिए इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा कितना यार, अप्रैल मई जून में तो खुल ही गया था लॉकडाउन। चाणक्य जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने राजा के लिए, मतलब किसी भी साम्राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिए थे। उन्होंने 7 बातों को बोला था, जिसे कहते हैं कि सप्तांग सिद्धांत, राजत्व के लिए सप्तांग सिद्धांत। वो क्या था कि पहला कहा गया था स्वामी, यानी देश का जो मुखिया है वो एकदम सुदृढ़ होना चाहिए। तो नेतृत्व में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं लगता है कि मोदी जी में कोई दिक्कत है, ऐसा किसी को नहीं लगता होगा कि उसके नेतृत्व में कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन बात समस्या क्या है, अमात्य में। अमात्य कहा जाता है मिनिस्ट्रीज को। अब आप खुद सोचिए, दिल पे हाथ रख के आप ही बताइए, क्या ई मैडम से देश की अर्थव्यवस्था संभल रही है? और खुद से सोच के देखिए कि क्या देश जैसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को ये कंट्रोल कर पा रही है? नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप विदेश से लेके आइए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट है, अपने में ही देखिए, आपके में भी बहुत सारे योग्य होंगे जो अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण चीजों को संभाल सकते हैं। देखिए, राजा के बाद सेकंड महत्वपूर्ण दिया गया है राजत्व सिद्धांत में किसको? अमात्य को, कि उसके मंत्री अच्छे होने चाहिए। ठीक है, रक्षा मंत्रालय में ठीक है, उनको दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश मंत्रालय जयशंकर देख लेते, वो भी सही नहीं, बट इनसे नहीं संभाल पाता है अर्थव्यवस्था। नहीं तो फिर वही कहेंगे लोग, जब एकदम चौपट हो जाएगा तो कह देंगे यहाँ के कुछ नहीं, 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, 2 मिनट में घुसिया जाती है, इनसे कोई सवाल पूछ देता है तो। जनपद होता है, जनपद मतलब क्या होता है? कंट्री। कंट्री के लिए हमारा मार्केट होना चाहिए। हमारा मार्केट पूरी दुनिया में अभी सबसे इमर्जिंग मार्केट है हमारी मार्केट में, तो इसमें हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अब दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लेकर तो सारा बवाल खड़ा हो गया। हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, गलवान तक में बना रहे थे, दौलत बेग ओल्डी में एयरपोर्ट बना लिए थे, सारा बवाल तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो गया हमारे यहाँ। उसके बाद होता है कोष। कोष क्या होता है? ट्रेजरी, यानी इकोनॉमी, जो मैडम के साथ से संभल नहीं रहा है यहाँ से इकोनॉमी में। हम तो कहते हैं मोदी जी जो अपना वित्त मंत्रालय अपने कंट्रोल में रखिए। जिस तरह से इसरो किसके कंट्रोल में? प्रधानमंत्री के कंट्रोल में। परमाणु विभाग किसके कंट्रोल में? प्रधान पीएमओ के कंट्रोल में रहता है। उसी तरह इसको भी कंट्रोल में ले लेना चाहिए। दे दिए लोग इनको यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या होता है? दंड। दंड मतलब क्या चीज है भाई साहब? जो दंड देता है आर्मी, आर्मी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो अच्छे रहना चाहिए। तो इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है भाई साहब कि आर्मी हमारी कुछ मतलब कहीं से भी कमजोर है, तो आर्मी से कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आ जाता है आपका मित्र। इसके क्या होता है कि हमको कहाँ से आपको मोटिवेशन कंसल्टेंसी या कहाँ से मिल रहा है? जैसे अभी हमको इजराइल भी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब एक राजा के सप्तांग सिद्धांत होते हैं जो भारत से ही आया है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो इकोनॉमी अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, जो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर इकोनॉमी टूटती रही तो चाइना इसका फायदा उठा लेगा। और वो जान रहा है कि भाई अगर इकोनॉमी टूट गया, वहाँ चाइना की इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी में तो हम दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है। तो हम लोग को अभी मेन ध्यान रखना चाहिए इकोनॉमी और बॉर्डर इशू दोनों को साथ साथ। बॉर्डर हमारी सेना बेहतरीन ढंग से संभाल लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस जल्दी से कोरोना को अच्छे तरह से एक बार निपट ले, आदमी को इकोनॉमी को सुधार ले, फिर चाइना से कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे तो हम 1962 के युद्ध के क्या क्या कारण थे और क्या कौन कौन सी जो वहां पर जो गलतियां की गई थी उसको बता देंगे। इसमें तो हम मेनली ओवरव्यू आपको बता दिए कि क्या क्या था, फिर वहां पर आपको समझा देंगे कृष्णा मेनन की क्या गलती थी और क्यों चाइना ने हमला किया था। जैसे अभी एक कारण है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उस समय क्या कारण बना था, उस सबको समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था
और इतना मोटिवेट कर रहा था बीच बीच में कि मन कर रहा था कि अभी बताते हैं कि क्या कर तुमने हमारा लैंड लिया कैसे। तो पर ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी उन्होंने बताई हैं, पर उन्होंने जो बोला कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना काम नहीं कर पा रही ठीक। अब ये कितना ठीक है नहीं है ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं ना कभी ध्यान दिया। पर वो कह रहे थे कि अगर मोदी जी ले लें उसको भी अपने अंडर, तो वो बिलीव करते हैं कि वो उस चीज़ को जब अगर हो गया तो वो फिर सॉल्व कर सकती है। तो आप बताना इसमें आपके क्या थॉट्स हैं, और हम भी थोड़ा रिसर्च करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली है। पर डेफिनेटली पहले के टाइम से और आज के टाइम को कंपेयर करें तो ये कोई शक की बात नहीं है कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नेवी है, हमारी जो एयरफोर्स है, सब रेडी हैं और बस ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो लड़ने को तैयार हैं और बहुत वेल प्रिपेयर्ड है हम। तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जो पीछे पहले के टाइम थे वो टाइम्स अब चले गए। अब हमारी आर्मी के पास, हमारी मिलिट्री के पास सारी चीजें हैं, आर्म्स, एम्युनेशंस, फूड सप्लाई, सब कुछ है। तो उस वे से अब हमें वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और चाइना भी जो है डरा हुआ है, उनको भी घबराहट हुई। और जो वो बता रहे थे ना कि चाइनीज जो है वो तो छोटे छोटे होते हैं, तो उनको डर लगा हुआ है कि भाई उनकी जो आर्मी है उसमें वो कितने हैं। तो वो जो उन्होंने बोला ना बड़ा मजेदार था। उस टाइम मेरा तो मन कर रहा था कि भाई क्या कमाल है। तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो वीडियो सुन के देख के बहुत ही मजा आया। राइट। सो जब भी ये बात आती है 1962 की तो मन तो पहले ही आता है कि ना देखा जाए, ना विजिट किया जाए उस बात को, क्योंकि उसमें इंडिया हारी थी और आपकी इंडिया की लैंड चली गई थी, तो इसका दुख रहेगा। और उन्होंने काफ़ी अच्छा कहा कि अब जो है रेडी हैं बदला लेने के लिए। जो भी लोगों को पता है 1962 में जो भी गलतियां हुई थी, जो भी कुछ हुआ था, प्राइमरी रीज़न यही था कि इंडियन इकॉनमी इतनी पावरफुल नहीं थी और इंडिपेंडेंस के बाद लैग पीरियड था, फटाफट नहीं किया, इकॉनमी को इंक्रीज़ नहीं किया और कुछ मिस स्टेप्स हुए थे। उस वक्त अगर आपकी इंडिया की एयरफोर्स और नेवी स्ट्रॉन्गर थी, इंडिया रिचर था चाइना से इंडिपेंडेंस के टाइम, तो इंडिया को 1962 आते आते तक और स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद डिफेंसिव पोस्चर था, इंस्टेड एग्रेसिव कर सकते थे, मगर एग्रेसिव करते तो उनको ये था कि लोग इतने भूखे हैं, इतनी गरीबी है और गरीब हो जाएगी। तो जो भी डिसीजंस लिए गए थे उसको वो उनमें हर चीज़ गलत नहीं थी, कुछ गलत डिसीजंस थे, कुछ नहीं होते। जब भी आप बाद में देखते हैं आपको लगता है ये भी खराब है वो भी खराब है, मगर जब सिचुएशन चल रही होती है तब डिसीजन लेना मुश्किल होता है। मगर रियलिटी यही थी कि इंडिया जो था इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था। 1947 से लेकर 62 तक इतनी प्रोग्रेस इंडिया ने नहीं की थी जितनी चाइना कर चुका था, ये प्रॉब्लम थी। और यस, कुछ गलत डिसीजंस आए थे। तो अब उन्होंने नेवी को नहीं डिप्लॉय किया, एयरफोर्स को नहीं किया, तो जीत जाते हैं। उनको लगा कि ज़्यादा बड़ी वॉर नहीं करते, मगर ये नहीं पता लगा ज़्यादा बड़ी वॉर करते तो शायद कुछ बेटर हो। क्योंकि जिंदगी में एक ही रूल है बुली का कि बुली अगर कोई होता है तो आपको स्टैंड अप करना पड़ेगा। अगर आप दब जाते हैं तो बुली होते रहते हैं, मगर आप लड़ते हैं, चाहे आप बहुत कम लड़े, मगर जब आप लड़ रहे हैं तो बुली को पता चल जाता है ये लड़ता है, तो वो पीछे हट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में जिन्होंने शो किया है, स्पेशली इजराइल, कितनी छोटी छोटी कंट्री जो हैं लड़ने के लिए रेडी होती हैं। अगर वैसा ही हो तो कोई बात नहीं। और दूसरी, इंडिया को प्रैक्टिस ज़्यादा है, इस वक्त इंडिया को ज़्यादा प्रैक्टिस है लड़ाई की, तो इस पर इंडिया जो है भारी हो सकता है, इनफ मटेरियल है इंडिया के पास। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट का था, इंफ्रास्ट्रक्चर से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से ये पॉसिबल है कि आप अपने फोर्सेस को वहाँ जल्दी ला सकते हैं, कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, आप अपने लोगों को लेके जा सकते हैं, आप एरिया कब्जा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जितने भी रिमोट एरियाज वहाँ लोग रहने लग जाएं तो फिर कौन अंदर आ सकता है? वो तो लोग रहने लग जाएं, टूरिस्ट आ रहे हैं, एरिया, तो वो कैसे कब्जा करेंगे? सेल फोन चल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, तो आप कैसे उस एरिया का कब्जा कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ बातें चीज़ों पहले नहीं पता थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोकलाम का जो पंगा हुआ था रोड से हुआ था, तो सारे पंगे इसीलिए हो रहे हैं रोड्स। और क्यों हो रहे हैं? एक, इंडिया के पास इसरो पावरफुल है, उससे क्या है वो देख पा रहा है कि चल क्या रहा है बॉर्डर में, क्योंकि वो देख पा रहे हैं तो पता रहा है ओ माय गॉड ये तो ये कर रहे हैं। पहले दिखता नहीं था तो पता नहीं चलता था लोगों को चल क्या रहा है। अब जब पता चल रहा है कि चल क्या रहा है तो ऑफ कोर्स आर्मी भी कह रही आप भी बनाइए रोड।
आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करिए अपनी साइड का। जैसे हमारे साइड के लोग कहें हमारा भी बहुत अच्छा जी, हमें वहाँ का जाना, हम तो और भी बेटर हैं तुमसे। और इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है इकॉनमी में बेटर करे। अब इकॉनमी में बेटर करने के लिए सिविलियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। आर्मी तो ठीक है जो करी है, हर इंसान को खुद का देखना चाहिए, क्या मैं मतलब वोकल हूँ लोकल के लिए। आपने जब से ये पंगे शुरू हुए, क्या आपने लोकल खरीदना शुरू किया? अगर हर इंडिया का बच्चा कहे हाँ मैंने लोकल शुरू किया, फिर तो बहुत जल्दी इकॉनमी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट यूएस में बैठे बैठे हमने कब से शुरू कर दिया है ये काम कि पहले कुछ खरीदने पहले पूरे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सोर्स क्या है चीज़ का, फिर ही खरीदते हैं। इतने सारे ऑप्शन है यूएसए में, बड़े बड़े ऑप्शन। आपको 10 मिनट लगते हैं पता करने के लिए कि किसी का क्या ओरिजिन है, आप डिसाइड करिए आपको जो लेना है। तो हमने अपने जो जीवन में परिवर्तन लाया और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने सारे ऑप्शंस थे। इंडिया में भी हजारों ऑप्शंस होंगे, पर हर इंसान को सोचना पड़ेगा अपना पैसा स्पेंड करते हुए कि किसको दे रहा हूँ मैं पैसा और क्यों दूँ। सिमिलरली जो बात कई लोग कहते हैं, कुछ गेम्स जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर गेम जो बैन हुई है अगर वापस आ गई वो साउथ कोरिया की है। बट पॉइंट ये नहीं है, अगर साउथ कोरिया ने चाइना के साथ कोलैबोरेशन किया था तो आपको पता नहीं कितना हाथ है और क्यों। क्या आप जीडीपी इंक्रीज करना चाहते हैं साउथ कोरिया की? पॉइंट तो यही है ना कि लोकल वोकल का मतलब यही है कि आप जो भी पैसा खर्च रहे हैं इसके बारे में नहीं है कि वो किस कंट्री पे है, पॉइंट ये कि हमारी कंट्री का होना चाहिए। अगर और दुकानदारों के पास जाइए, अगर नहीं है तो बोलिए भाई इंडियन खरीद। ये तो क्योंकि बिजनेसमैन कोशिश करेगा अपने प्रॉफिट की। आप कोई भी बिजनेसमैन देखते हैं, रिटेल देखते हैं, कोशिश तो करता है अपने प्रॉफिट की। वो बोलेगा मुझे यहाँ सस्ता मिलता है, मैं यहाँ बेचता हूँ, अच्छी क्वालिटी का ले लो आप। मगर लोगों को फोर्स करके बोलना पड़ता है नहीं भैया हमारे देश की चीज़ बेचो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे जब तक फोर्स नहीं करेगी पब्लिक चेंज नहीं आएगा। अगर हर कोई खरीदना बंद कर दे, उसका माल जो वहीं रह जाएगा, वो भागा हुआ जाएगा इंडियन माल लाने के लिए, राइट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये अगर हर नागरिक ये बात करे तो इकॉनमी बहुत इंप्रूव हो सकती है। और अगर मिनिस्टर खराब है तो और लोग वॉइसेस करेंगे, तो मतलब इतने लोग होंगे उनमें से किसी न किसी को तो पता होगा कि मिनिस्टर खराब है। मिनिस्टर भी चेंज किए जा सकते हैं अगर लगता है, अगर प्रूफ है। मगर एक्शन होना चाहिए इंसान की तरफ से कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो तुम कर सकते हो तुम करो, तुम ही तो चेंज ला सकते हो। पूरी इतने सारा सोशल मीडिया जो है चेंज लेके आ रहा है, 1000 चीज़ें लोगों ने चेंज कर दी हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज यही है कि लोकल इज वोकल रहिए, लोकल सामान खरीदिए और नहीं है तो डिमांड करिए। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब चीन का माल ना हो, पॉइंट ये है कि भारत का होना चाहिए, पॉइंट ये। तो अगर हर बंदा ये कर रहा है तो बहुत जल्दी चेंज आ जाएगा। तो यस फ्रेंड्स, हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा बोला कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने चीन का नहीं लेना, इंपॉर्टेंट क्या है हमने सिर्फ इंडिया में बना हुआ माल लेना है। तो ये हमें ध्यान रखना है और अगर हम ये सब करेंगे मिलके तो इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके उनके ऊपर सब कुछ डालने की जगह पहले हम अपना पार्ट तो करें और उसके बाद अगर नहीं होता फिर बोलें। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।